रहस्य और रोमांच की एक कहानी 1970 के दशक की है, जिसमें दो मछुआरे जैक और शॉन और दो पुरातत्व विज्ञान के स्टूडेंट्स प्रिमिस्था और ओनस मुख्य किरदार में हैं। बाकी अन्य किरदार भी हैं, जिनमें एक भेड़ वाला और यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल अहम भूमिका में है। अगर आपने द मम्मी सीरीज की मूवीज देखी हैं तो आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें, इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जैक एक मछुआरा है जो जॉर्डन नदी में मछलियां पकड़ता है और शॉन उसका साथी। ये दोनों बचपन से साथ में हैं, तब से जब से ये अनाथ आश्रम में रहते थे। वहीं इनकी दोस्ती हुई थी। शॉन के माता पिता तो एक कार दुर्घटना में मारे गए थे, इसलिए वो अनाथ आश्रम में पला बड़ा हुआ। लेकिन जैक की पिछली जिंदगी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, यहाँ तक कि जैक खुद भी सब कुछ भूल चुका था। उसकी उम्र करीब 5 साल थी जब वो अनाथ आश्रम में छोड़ा गया और वहीं जैक और शॉन पले बड़े हुए और पढ़ाई के बाद दोनों यहाँ बेथहेब्रा आ गए। बेथहेब्रा जॉर्डन नदी के किनारे बसा एक छोटा सा शहर। यहीं दोनों मछलियों का व्यापार करते हैं। एक हिसाब से दोनों पार्टनर्स हैं, क्योंकि उम्र में जैक शॉन से बड़ा है, इसलिए शॉन उसे बड़े भाई जैसा सम्मान देता है। जैक और शॉन का एक और साथी है जिसका नाम है जूजू, एक जंगली कबूतर। जूजू एक दिन समुद्री तूफान में अधमरी हालत में फड़फड़ाता हुआ जैक और शॉन की नाव में आ गिरा था। दोनों ने उसकी अच्छी देखभाल की और जूजू कुछ समय में स्वस्थ होकर फिर से उड़ने लगा। लेकिन उसने जैक और शॉन का साथ छोड़ा नहीं, बल्कि अब वो हमेशा उनके साथ रहता है। तीनों मछलियां पकड़ने में एकदम माहिर हैं। वैसे शॉन बांसुरी भी अच्छी बजा लेता है। उसके पास एक खास किस्म की बांसुरी है जो उसे समुद्र में बहती हुई मिली थी। खाली समय में वो अक्सर उसे बजाने की कोशिश करता रहता है, मगर उससे कोई धुन नहीं निकलती। जैक और शॉन अपने काम से खुश थे, लेकिन वो चाहते थे कि व्यापार थोड़ा और फैले। लेकिन जॉर्डन नदी की मछलियां खत्म हो रही थी। सारी मछलियां पानी के तेज बहाव के साथ डेड सी की ओर जा रही थी। धीरे धीरे मछलियों का व्यापार ठप होने लगा था। जॉर्डन नदी में मछुआरे बहुत थे, पर मछलियां कम। एक दिन जैक और शॉन ने डेड सी में जाकर मछलियां पकड़ने का निश्चय किया। दूसरे मछुआरों को जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने उन दोनों को वहां जाने से मना किया। उनका मानना है कि डेड सी श्रापित है। वहां जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। डेड सी को मुर्दों का सागर माना जाता है। माना जाता है कि 4000 साल पहले वहां एक रेगिस्तान हुआ करता था। वही रेगिस्तान के बीच हरे भरे जंगल से घिरा हुआ एक छोटा सा शहर हुआ करता था, जिसे लोग वीटो विलेज कहा करते थे। वीटो इसलिए क्योंकि इसके चारों तरफ का जंगल रेगिस्तान की रेत को अंदर शहर में नहीं आने देता था। शहर एकदम खुशहाल था, लेकिन एक दिन उस शहर के लोगों को रेत का एक बहुत बड़ा बवंडर शहर के अंदर आता हुआ दिखा और वो बवंडर पूरे शहर में फैल गया। सभी हैरान और परेशान थे, क्योंकि उस दिन से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन फिर रोज ऐसा होने लगा। कुछ बुजुर्गों का कहना था कि उस शहर को श्राप था कि वो एक दिन रेत के सीने में दफन हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि श्राप देने वाला एक अन्यायी राजा था और किसी अन्याय का श्राप कोई मायने नहीं रखता। उस अन्यायी राजा का नाम था इम्होजारो। वो पूरे राज्य में शैतान की स्थापना करना चाहता था। वो रात रात भर बीच रेगिस्तान में शैतान की पूजा किया करता था। बदले में शैतान ने भी उसे कुछ शैतानी शक्तियों से नवाजा था। इम्होजारो का एक पुत्र था जिसका नाम था ओग्रे। ओग्रे का मतलब होता है शैतान के तुल्य, लेकिन वो बिल्कुल भी शैतान के समान नहीं था। उसकी विचारधारा अपने पिता से बिल्कुल उलट थी। ओग्रे ने कई बार अपने पिता को शैतान की पूजा करते देखा था। उसको अपने पिता की ये करतूत बिल्कुल ठीक नहीं लगती थी, इसलिए उसने अपने पिता को शैतान की पूजा करने और उसको जगाने से रोका, लेकिन इम्होजारो नहीं माना। तब ओग्रे ने अपने पिता को मार डालने का निश्चय किया। वो एक रात अपने पिता के पीछे पीछे गया और एक जगह पहुंचकर उसने देखा उसका पिता शैतान को जिंदा करने के लिए किसी इंसान का मांस काट काट के एक कंकाल में लगा रहा था और एक दूसरी ही भाषा में मंत्र पढ़ रहा था। उस कंकाल को कई मांस के टुकड़ों से ढका हुआ था और उन अलग अलग मांस के टुकड़ों ने अपना आकार लेना शुरू भी कर दिया था। बस अब उसके सिर को मांस की जरूरत थी। उसके बाद वो कंकाल पूरा तैयार हो जाएगा और शैतान जीवित हो जाएगा। इम्होजारो एक खंजर से
अपने सामने पड़ी एक इंसानी लाश का चेहरा काट रहा था ताकि उस चेहरे को कंकाल की खोपड़ी में लगा सके। ओगरे अपने पिता के पास गया और उसने उसे रुक जाने के लिए कहा, लेकिन इम्होजारो नहीं माना। वो और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। उसने इंसानी लाश का चेहरा काट लिया और अब वो उसको कंकाल के चेहरे के ऊपर रखने ही वाला था कि उसके पुत्र ओगरे ने उसकी पीठ में तलवार घोंप दी। इम्होजारो की चीख निकली और वो घुटने में आ गिरा और उसने अपने पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तूने क्या किया? आज आखिरी बलि थी। आज ये पूरा हो जाता और फिर हमारा राज पूरी दुनिया भर में होता। ओगरे की आंखों में आंसू थे और हाथ में पिता के खून से सनी तलवार। वो अपने पिता से बोला, पिताजी मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। इम्होजारो घुटने में था और उसकी चंद सांसें बची हुई थी, लेकिन मरते मरते भी वो शैतान को जिंदा करने के लिए अपने काले मंत्र पढ़ रहा था। ओगरे के पास अब कोई चारा नहीं बचा। मजबूर होकर उसने अपनी तलवार हवा में उठाई और एक जोरदार चीख के साथ अपने पिता की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इम्होजारो की खोपड़ी हवा में उड़ती हुई उस शैतानी कंकाल की खोपड़ी से जा टकराई और इम्होजारो का मांस और उसका खून कंकाल की खोपड़ी को लग गया और कुछ पलों बाद वो शैतानी कंकाल हिलने लगा, मानो जैसे उसमें जान आ रही हो। लेकिन फिर उसके घाव गलने लगे और उसके ऊपर लगा इंसानी मांस सड़ने लगा। इसी के साथ रेगिस्तान की वो खून से सनी धरती हिलने लगी। आसमान में काले काले बादल छाने लगे और देखते ही देखते वो कंकाल धीरे धीरे रेगिस्तान की रेत में दफन होने लगा। ये सब कुछ ओगरे अपनी आंखों के सामने होता देख रहा था और जब तक वो कंकाल पूरा दफन नहीं हो गया वो वहीं खड़ा रहा और फिर वो कंकाल एक जोरदार आवाज़ के साथ रेत के अंदर धंस गया और फिर एकदम से चारों तरफ सन्नाटा छा गया। बादल छटने लगे और चांद की रोशनी में सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा। उस रेगिस्तान में कई सारे नर कंकाल थे। सबके शरीर का मांस नोचा हुआ था। उन्हीं के मांस को नोच नोच कर इम्होजारो ने उस शैतानी कंकाल को लगाया था। तभी ओगरे की नज़र एक किताब पर पड़ी। पास जाकर ओगरे ने उस किताब को अपने हाथों में उठाया और पढ़ने की कोशिश करने लगा, मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आया क्योंकि वो किताब दूसरी ही भाषा में लिखी हुई थी। तब ओगरे को याद आता है कि उसका पिता जो मंत्र पढ़ रहा था शायद ये उन्हीं मंत्रों की किताब है, क्योंकि उस किताब का आखिरी पन्ना खुला हुआ था। तो इसका मतलब अगर उसका पिता वो आखिरी मंत्र पढ़ लेता तो शैतान को जिंदा होने से कोई नहीं रोक पाता। अब जो भी उस आखिरी मंत्र को पढ़ेगा तो शैतान जिंदा हो जाएगा और पूरी कायनात में अपना कहर बरसाएगा। ओगरे ने उस किताब को एक कपड़े में लपेटा और अपने घोड़े में बैठकर अपने महल वापस आ गया। अपने कमरे में जाकर उसने उस किताब को जलाने का प्रयास किया, मगर वो किताब ना ही जली और ना ही फटी। इसलिए ओगरे ने उसे जमीन में दफनाने का निश्चय किया। वो उस किताब को लेकर मिस्र चला जाता है और अपने साथ ढेर सारा खजाना भी लेकर जाता है। ओगरे वहीं मिस्र की जमीन में एक बड़ा गड्ढा खुदवा के उस किताब को उसमें दफना देता है और वहीं के कुशल कारीगरों से उसके ऊपर एक बहुत विशालकाय पिरामिड बनवा देता है और काम खत्म होने के बाद एक एक करके सभी मजदूरों को मार देता है ताकि किसी को भी उस किताब के बारे में पता ना चल सके। और फिर वो अंदर से एक बहुत बड़े पत्थर से उस पिरामिड का द्वार बंद कर देता है और खुद भी उस पिरामिड के अंदर दफन हो जाता है। और तब से वो उस पिरामिड के अंदर उस तिलस्मी किताब की रक्षा कर रहा है। शायद वीटो विलेज का वो श्राप जाग गया जो इम्होजारो के मरने के बाद उस जगह को लग गया था। शहर के अंदर आते रेत के बवंडर ने सारा का सारा वीटो विलेज अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते पूरा शहर रेत के सीने में दफन हो गया और दफन हो गई कई सारी जिंदा लाशें। बस कुछ ही लोग बचे जो मरने के डर से गांव छोड़कर भाग गए थे। वीटो विलेज इस तरह गायब हो चुका था मानो जैसे कभी उसका वजूद रहा ही ना हो। वीटो विलेज के नाम पे थी सिर्फ रेत ही रेत और उसमें दफन इम्होजारो की लाश और वो शैतानी कंकाल जो वहां से निकलने के लिए तड़प रहा था। जब शैतानी ताकतें जोर पकड़ने लगती हैं तब दैवीय शक्तियां भी ताकतवर हो जाती हैं। बुराई को रोकने के लिए अच्छाई सामने आती है। इसलिए वीटो विलेज जहां रेत ही रेत था वहां ना जाने कहां से पानी आ गया और धीरे धीरे वो रेगिस्तान एक समुद्र में तब्दील हो गया और सारा का सारा वीटो विलेज उस समुद्र में दफन हो गया। तभी से उस समुद्र को डेड सी यानी मृत सागर के नाम से जाना जाता है।
इधर बेथेब्रा में मछुआरे जैक और शॉन को डेड सी में ना जाने के लिए समझा रहे थे। वहीं दूसरी ओर जेरिको सिटी के जेनिथ विश्वविद्यालय में प्रिमिस्था को यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल ने अपने ऑफिस में बुलाया। प्रिमिस्था जेनिथ विश्वविद्यालय में आर्कियोलॉजी पढ़ रही है। उसे इतिहास और पुरानी भाषाओं की अच्छी खासी जानकारी है। प्रिमिस्था का बेस्ट फ्रेंड है ओनस, जो उसी के साथ आर्कियोलॉजी पढ़ रहा है। ओनस प्रिमिस्था को ढूंढता हुआ कॉलेज की लाइब्रेरी में आता है। प्रिमी कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ ओनस, लाइब्रेरी में, प्रिमी जवाब देती है। ओनस बोलता है, ओफो, मैं कब से तुम्हें पूरे कॉलेज में ढूंढ रहा हूँ और तुम हो कि यहाँ किताबों में घुसी पड़ी हो। जल्दी चलो, तुम्हें प्रिंसिपल ने बुलाया है। प्रिमिस्था बोलती है, हाँ आती हूँ, तुम चलो। ओनस बोलता है, देख प्रिमी, जल्दी आना, वरना वो बुड्ढा मुझे फिर से दौड़ाएगा तुम्हें बुलाने के लिए। ओनस चला जाता है और प्रिमिस्था किताब बंद करके लाइब्रेरी से बाहर निकलकर सीधा प्रिंसिपल ऑफिस जाती है। ओनस वहीं ऑफिस में प्रिंसिपल के सामने कुर्सी में बैठा है। प्रिमिस्था को अंदर आता देख प्रिंसिपल बोलता है, हे प्रिमी, हाउ आर यू? आओ, तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है। पुरातत्व विभाग ने अपने नए मिशन के लिए तुम्हें चुना है। प्रिमिस्था आश्चर्य के साथ पूछती है, नया मिशन? कैसा मिशन सर? प्रिंसिपल अपनी सिगार सुलगाते हुए बोलता है, प्रिमी, पुरातत्व विभाग ने इस बार मिस्र के पिरामिड की खुदाई करने का निर्णय लिया है। वहां किसी एक पिरामिड के अंदर एक आदमी ने खुद को जिंदा दफन किया था। जिंदा था वो जब उस पिरामिड का दरवाजा चिना गया था। उसके बाद पता नहीं चला कि वो आदमी जिंदा भी है या मर गया। कहते हैं कि वो किसी किताब की रक्षा के लिए वहां कैद हुआ था। प्रिमी, मैं कहना चाहता हूँ कि वो शख्स अब तक तो मर चुका होगा और उस किताब की उसको कोई जरूरत तो होगी नहीं, इसलिए अब तुम उस किताब को हमारे लिए लेकर आओगी। वो किताब पुरातत्व विज्ञान के लिए बहुत काम की साबित हो सकती है। प्रिमिस्था असमंजस में थी कि आखिर उसको ये मिशन के लिए क्यों चुना गया, लेकिन उसके लिए भी ये एक चुनौतीपूर्ण मिशन था और इसके बाद उसके करियर के लिए भी ये मिशन अच्छा साबित हो सकता था। ये सोचकर उसने मिशन को लीड करने का मन बना लिया। उसने प्रिंसिपल से कहा, सर मैं ये मिशन को तो लीड कर लूंगी, पर अगर कोई मेरा सहायक हो तो मुझे और आसानी हो जाएगी। प्रिंसिपल हंसता हुआ बोलता है, हाँ मुझे मालूम था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को चुना है, तुम्हें असिस्ट करने के लिए। प्रिंसिपल ने ओनस की ओर इशारा करते हुए बोला, ये वैसे तो बेवकूफ़ है, पर कई बार इसने अपनी बेवकूफ़ी से हमारे कई काम बनाए। आई होप इस बार भी ये कुछ न कुछ बेवकूफ़ी कर हमारा काम बना दे। ओनस दांत भींचकर मन ही मन प्रिंसिपल को कोस रहा था। प्रिंसिपल आगे बोलता है, ओनस के साथ हमारी पूरी टीम तुम्हारे साथ रहेगी, बस तुम पूरी होशियारी के साथ अपना काम करना। याद रहे, वहाँ एक पिरामिड नहीं, कई सारे पिरामिड हैं, लेकिन वो किताब सिर्फ एक पिरामिड के अंदर है। तुम्हें अपनी सूझबूझ से उस पिरामिड की खोज करनी है और उस किताब को मेरे पास लेकर आना है। और हाँ, किसी भी मनगढ़ंत कहानी पे बिल्कुल भी यकीन मत करना। वहाँ के लोग किसी भी चीज़ के पीछे कहानी बना डालते हैं। तो अब तुम दोनों जाओ और मिस्र जाने की तैयारी करो। प्रिमी और ओनस ऑफिस से बाहर निकलते हैं। ओनस बोलता है, वो साला बुढ़ाऊ आज कुछ अजीब लगा मुझे, साला नशे में लग रहा था। प्रिमी बोलती है, ओनस बस तुम कल सुबह जल्दी आ जाना। प्रिमी को उसके घर पे छोड़कर ओनस अपने घर की ओर चल दिया। उधर बेथेब्रा में जैक और शॉन रात का खाना खाकर अपनी बोट हाउस के बाहर आग जलाकर बैठे बियर पी रहे थे। जैक शॉन से बोलता है, यार शॉन, यहाँ जॉर्डन नदी में मछलियाँ लगभग खत्म हो गई हैं, हमारा काम ठप हो रहा है। शॉन बोलता है, बॉस सिर्फ हमारा ही नहीं, यहाँ सारे मछुआरे खाली बैठे हुए हैं। जैक बोलता है, हाँ यही तो कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ बेथेब्रा में मछलियों की मांग ज्यादा है और मछलियाँ कम। ऐसे में हम अगर डेड सी में जाकर मछलियाँ पकड़ें और यहाँ आकर बेचें तो हमारी तो निकल पड़ेगी। शॉन तपाक से बोल पड़ता है, जी हाँ जरूर निकल पड़ेगी, पता है क्या, जान निकल जाएगी। भूल गया मछुआरों ने क्या बताया डेड सी के बारे में? उसे ऐसे ही डेड सी नहीं कहते। मेरे मॉम डैड भी वहाँ गए थे स्विमिंग करने, वापस आते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया और वो मारे गए, सिर्फ और सिर्फ उस मनहूस डेड सी की वजह से। जैक शॉन को समझाता है, नहीं यार, वो कार एक्सीडेंट एक इत्तेफाक था और डेड सी की कोई कहानी नहीं है, वो तो लोगों ने सिर्फ टाइम पास करने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी बना दी है। शॉन जैक को बीच में टोकते हुए बोलता है, देख यार, मैंने अपने माता पिता देखे थे, उनकी गोद में खेला था और फिर एक दिन वो मर गए उस मनहूस डेड सी की वजह से। मुझे नफरत है उस डेड सी से। ऐसा बोलते हुए शॉन थोड़ा भावुक हो गया। जैक उसको शांत करते हुए कहता है, यार तू रो क्यों रहा है, चल माफ कर दे मुझे, मैं तुझे चोट पहुंचाना नहीं चाहता था, चल जाके सो जा, सुबह मिलते हैं। शॉन उठकर बोट हाउस के अंदर चला जाता है। सुबह होने पर उधर जेरिको सिटी में प्रिमी के घर के बाहर ओनस खड़ा प्रिमी को आवाज देता है,
दरवाज़ा खुलता है और प्रीमी की माँ बाहर आती है और बताती है कि प्रीमी तो कब का घर से चली गई, तुम लेट हो ओनस, अब जल्दी जाओ वरना प्रीमी बहुत नाराज़ होगी। ओनस तुरंत कॉलेज की तरफ चल देता है क्योंकि वहीं से पूरा दल मिस्र की ओर निकलने वाला था। उधर बेथेब्रा में सुबह सुबह जैक शॉन को ढूंढता हुआ बोट हाउस के बाहर आता है। उसको लगता है कि कहीं पिछली रात की वजह से वो नाराज ना हो गया हो, लेकिन बाहर निकलकर जैक देखता है कि शॉन बोट हाउस के बाहर मछली पकड़ने के जाल को सुलझा रहा था। जैक उसके पास जाता है और उससे पूछता है, तुम्हें जाल ठीक करने की क्या पड़ी है, तुम तो साथ नहीं आ रहे। शॉन शर्मिंदा होते हुए बोलता है, अब मुझे माफ़ कर दे जैक, मैंने कल कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। हमने हमेशा साथ काम किया है और आज अपनी नफरत के लिए मैं तेरा साथ नहीं छोड़ सकता। जैक ने शॉन को गले लगा लिया। उधर सभी मछुआरों के जाल खाली और उलझे हुए पड़े थे। बस यही दो दोस्त थे जिन्हें उम्मीद थी कि डेड सी में बहुत मछलियां मिलेंगी। डेड सी की ओर रुख करने का मतलब हर कोई जानता था, मगर ये दोनों दोस्त नहीं मानते थे कि समुद्र किसी की जान ले सकता है। शॉन जैक से बोलता है, शायद तू ठीक कह रहा था, मेरे माता पिता की मौत महज एक एक्सीडेंट था और डेड सी तो बस इत्तेफाक ही हो सकता है। जैक शॉन की आंखों में देखकर उसके कंधों में हाथ रखता हुआ उससे बोलता है, भूल जा पुरानी बातों को और लाइफ में आगे बढ़। उधर जेरिको सिटी में यूनिवर्सिटी के अंदर ओनस प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ा अंदर आने की इजाज़त मांगता है। प्रिमिस्था पहले से अंदर मौजूद है। प्रिंसिपल दोनों से बोलता है, देखो प्रिमी, तुम्हारे हाथों में मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ, इसलिए ध्यान रहे कि कोई भी गलती ना होने पाए। प्रिमी पूछती है, सर वाकई क्या हमें वो किताब लानी चाहिए? ओनस भी तपाक से बोल पड़ता है, हाँ सर, मैं भी यही सोच रहा था। अगर किताब की रक्षा करने वाला वो आदमी जिंदा हुआ तो वो तो हमारी फाड़ के रख देगा सर। प्रिंसिपल गुस्से से, ओनस तुम ज्यादा मत सोचो, बस अपनी जबान पे थोड़ा काबू रखो। प्रिमी फिर पूछती है, सर मेरा मतलब था कि क्या मिस्र के लोग कोई आपत्ति नहीं जताएंगे? प्रिंसिपल बोलता है, नहीं, क्योंकि हमने वहाँ के जनरल से बात की है, वो राजी हैं और वो भी उस किताब के बारे में जानना चाहते हैं। सो नाउ एनी मोर क्वेश्चंस? प्रिमिस्था और कुछ पूछती इससे पहले ही प्रिंसिपल ने उन्हें वहां से जाने के लिए कह दिया, क्योंकि अगले 1 घंटे में दल मिस्र की ओर रवाना होने वाला था। उधर बेथेब्रा में जैक और शॉन अपने तीसरे साथी जूजू के साथ अपनी नाव से डेड सी की ओर रवाना हो जाते हैं। कई मछुआरों ने उन्हें वहां जाने से रोका, मगर वो नहीं माने। उधर जेरिको सिटी में प्रीमी और ओनस भी अपनी पुरातत्व दल के साथ मिस्र की ओर रवाना हो जाते हैं। जैक और शॉन जॉर्डन नदी से होते हुए डेड सी की ओर बढ़ते हैं। उनका पालतू कबूतर नाव के आगे आगे उड़ता हुआ जाता है, जिससे रास्ते का अंदाजा लगाना आसान हो जाता है और जैक नाव चलाता है। शॉन नाव में बैठा अपनी बांसुरी बजाने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो उसे बजा नहीं पाता। शॉन बोलता है, सारी दुनिया की हर बांसुरी में बजा लेता हूँ, मगर ये बांसुरी है जो बजती ही नहीं। पता नहीं क्यों इसमें से कोई धुन नहीं निकलती, सारा सिस्टम ही अलग है इसका। जैक मजाकिया अंदाज में ताना मारते हुए बोलता है, नहीं नहीं, तू कोशिश करते रहे, तू यहाँ बांसुरी बजाने ही तो आया है। शॉन बोलता है, नहीं यार, ये बांसुरी की कहानी मुझे कुछ अलग ही लग रही है। इसके ऊपर ये टेढ़े मेढ़े निशान, ऐसा लगता है मानो जैसे कुछ कहना चाहते हो। जैक अपनी नाव का स्टीयरिंग व्हील घुमाते हुए बोलता है, हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। मैं ऐसा करता हूँ, तुम दोनों को नदी में फेंक देता हूँ, वहीं एक दूसरे से बातें करते रहना। अब एक काम कर ले, कुछ चल रेडियो चेक करके मौसम का हाल पता कर। उधर प्रीमी और ओनस भी अपनी पुरातत्व दल के साथ मिस्र की ओर बढ़ रहे हैं। टीम की हेड होने की वजह से वो दोनों सबसे आगे वाली बस में सवार हैं। उसी के निर्देशों में सारे काम किए जाएंगे। प्रीमी ओनस से बोलती है, ओनस मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, प्रिंसिपल ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे क्यों सौंप दी, पता नहीं मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं। ओनस उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए बोलता है, अरे फिक्र क्यों करती हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। प्रीमी बोलती है, थैंक यू ओनस, प्लीज मेरी मदद करना। ओनस बोलता है, जरूर, क्योंकि मैं भी दिखाना चाहता हूँ कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। प्रीमी और ओनस यूं ही बातें करते करते अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, इस बात से अनजान कि वहाँ इंतज़ार कर रही है एक बहुत बड़ी मुसीबत। वो मुसीबत है वो किताब जिसके बल पे किया जा सकता है उस शैतानी लाश को जिंदा। वो शैतानी लाश इंतज़ार कर रही है कि कोई आए और उसे जगाए। उधर जैक और शॉन भी डेड सी की ओर बढ़ते जा रहे हैं कि तभी जूजू उड़ता हुआ वापस नाव में आ जाता है। उसे वापस देखकर शॉन जैक से बोलता है, जैक लगता है आगे का मौसम खराब है, हमें वापस मुड़ना होगा। जैक नाव की बैक व्यू मिरर में पीछे देखता हुआ बोलता है, नहीं शॉन, हम बहुत आगे निकल आए हैं, यहाँ से वापस जाना बेवकूफ़ी होगी। आगे बढ़ना जितना खतरनाक है, पीछे मुड़ना भी
उतना ही मुश्किल है। एक बार पीछे देख। शॉन पीछे देखता है। सच में खराब मौसम ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। काले काले बादल बड़ी ही तेजी से फैल रहे थे और फिर पानी बरसने लगा। और इससे पहले कि जैक नाव को किनारे की ओर लेकर जाता, वो नाव एकदम से बंद हो गई। जैक ने केबिन से बाहर निकलकर पानी में देखा। उनकी नाव के चारों तरफ काली काली मोटी काई और पानी की बेलें थी। वो काई किसी चमड़े की तरह मोटी और चिपचिपी थी कि कोई भी अगर उसमें गिरा तो कभी वापस नहीं निकल पाएगा। पानी बराबर बरस रहा था और नाव का बाहर निकल पाना मुश्किल होता जा रहा था। जैक बोला, शॉन, शायद नाव के पंखे बेलों में फंस गए हैं। नीचे उतरकर बेलें काटनी पड़ेंगी। तू नाव संभाल, मैं नीचे उतरकर इन्हें काट डालता हूँ। शॉन बोलता है, वही पागल है क्या? जानता है ये बेलें जान ले लेती हैं और ये काई बिल्कुल भी मौका नहीं देती ऊपर आने का। जैक बोलता है, हाँ जानता हूँ, लेकिन हाथ पे हाथ रख के बैठने से नाव बाहर नहीं निकलेगी। सुझे अपनी नहीं, तेरी और सुजू की फिक्र है। शॉन बोलता है, हम तीनों की जान एक है, हम तीनों को कुछ नहीं होगा। ला चाकू मुझे दे, मैं नीचे जाता हूँ। जैक अपनी दोस्ती की कसम देते हुए शॉन को बोलता है, देख तू बस नाव संभाल, मैं नीचे जाकर सब ठीक करता हूँ। और हाँ, अगर मैं ऊपर नहीं आ पाया तो तू मेरे इंतजार मत करना। जूजू को लेकर किसी सुरक्षित जगह चले जाना। तुम दोनों को यहाँ लाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इतना बोल के जैक ने पानी में छलांग मार दी। उसके पानी में कूदते ही मोटी काय ने पानी को फिर से ढक लिया। नीचे पानी में जैक ने देखा, सच में नाव के पंखे बेलों में उलझे पड़े थे। वो अपने चाकू से बेल काटने लगा। उसके पास समय कम था और ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन भी खत्म होने वाला था, इसलिए जैक धीमे धीमे सांस ले रहा था। लेकिन आदमखोर बेलों ने उसे अपनी जकड़ में ले लिया। जितना वो निकलने की कोशिश करता, उतना ही वो उलझता जाता। और फिर जैक ने नाव के पंखों से लिपटी सारी बेलें काट डाली और नाव एक झटके में वहां से आगे निकल गई। अचानक बेल काटने से नाव इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि नाव के अंदर शॉन का बैलेंस बिगड़ा और वो गिर गया और उसका सिर नाव के डैशबोर्ड से टकराया और वो बेहोश हो गया। जिस जगह में जैक पानी में उतरा था, वहां पानी के नीचे कुछ देर हलचल हुई और फिर सब शांत हो गया और वो नाव बेहोश शॉन को लेकर आगे बढ़ती रही। बहते बहते नाव डेड सी के बीच एक टापू में जाकर रुक गई। शॉन को जब होश आया, उसने देखा वो एक आइलैंड में था। वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था कि क्या करे और कहाँ जाकर अपने दोस्त को ढूंढे। अपने दोस्त को खोने का सदमा बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। वो सिर पकड़ के वहीं जमीन में बैठ जाता है। जूजू भी उड़ उड़ कर जैक को ढूंढने की कोशिश करता रहता है। वो जैक का कबूतर था, जैक की आखिरी निशानी। इसलिए शॉन ने उसे आवाज देकर अपने पास बुलाया, सुजू आजा, वो चला गया है हमें छोड़कर, वो अब नहीं आएगा। जूजू भी शॉन के पास आकर बैठ जाता है, मानो जैसे उसे शॉन की बात समझ आ गई हो। शॉन को मछुआरों की बात याद आती है। उन्होंने सच ही कहा था कि डेड सी में जाने का मतलब मौत को दावत देने के बराबर है। शॉन जैक की आखिरी निशानी उसके कबूतर को अपने कंधे में बिठाता है और आइलैंड के अंदर प्रवेश करता है। वो देखता है कि आइलैंड में चारों तरफ जंगल ही जंगल है। उसे बड़ा आश्चर्य होता है क्योंकि डेड सी में तो कोई आइलैंड था ही नहीं। फिर ये आइलैंड आया कहाँ से? खैर, वो जंगल के अंदर प्रवेश करता है। उधर प्रिमी और उनस भी अपने दल के साथ फेरोन पहुंच जाते हैं। फेरोन एक गांव है और उस गांव के बाद गाड़ियां नहीं जा सकती, सिर्फ भेड़े और ऊंट ही काम आते हैं। आगे पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। सुन के उनस बोलता है, कहाँ फंस गए यार, इससे अच्छा तो मैं मछलियाँ बेचता, कम से कम धूप में पैदल तो नहीं चलना पड़ता। उसकी बात पे प्रिमी हंसते हुए बोलती है, जब घर जाओगे तो तुम मछलियाँ ही बेचना, क्योंकि ये काम तुम्हारे बस का नहीं। वहीं पास में एक चरवाहा अपनी भेड़ों को पानी पिला रहा था, तो वो लोग सामान ढोने के लिए उससे बात करते हैं। वो कुछ रुपयों में उन्हें ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। सारा सामान बड़े बड़े 4 भेड़ों में लाद दिया जाता है और कुछ छोटा मोटा सामान हाथों में लेकर पैदल चलना पड़ता है और फिर सभी आगे की ओर पैदल चल पड़ते हैं। उनस चलते चलते भेड़ वाले के पास जाता है और उससे बातें करने लगता है। उनस बोलता है, क्यों भेड़ वाले, सुबह से कोई मिला नहीं जो तुमने हमें ही लूट लिया? 5000 कुछ ज्यादा नहीं होते? भेड़ वाला बोलता है, नहीं साहब, आप लोगों को जरूरत थी इसलिए मैं तो मदद कर रहा हूँ। भेड़ वाला उनस से पूछता है, साहिब आप मिस्र क्यों जा रहे हैं? कहीं मिस्र का खजाना तो लूटने नहीं आए? उनस चौंकर बोलता है, क्या खजाना? मिस्र में खजाना भी है? भेड़ वाला बोलता है, जी हाँ साहब, मिस्र का खजाना वहीं के पिरामिडों में दफन है। बड़े बड़े राजा महाराजा जब मरते हैं तो उनकी लाशों को मम्मी बनाकर पिरामिड में दफन कर दिया जाता है और साथ में ढेर सारा खजाना भी दफन किया जाता है ताकि उनके अगले जन्म में उन्हें धन दौलत की कोई कमी नहीं हो। उनस बोलता है, अच्छा, क्या कभी तुमने कोशिश नहीं की खजाना निकालने की? भेड़ वाला बताता है, हाँ साहब, एक बार की थी। अपने दोस्तों को लेकर गया था मैं। हमने एक पिरामिड के अंदर घुसने के लिए सुरंग भी बना ली थी। मेरे चारों दोस्त एक एक करके अंदर चले गए।
और अंदर से सोने के सिक्के उछाल उछाल कर बाहर फेंकने लगे। मैं बाहर से सिक्के जमा कर रहा था। अभी मेरे पास कुछ ही सिक्के जमा हुए थे कि पिरामिड के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। फिर एक एक करके उनके हाथ पैर कट कट के बाहर गिरने लगे। फिर सबकी खोपड़ियाँ कट के बाहर आ गिरी। किसी ने उनके टुकड़े टुकड़े करके बाहर फेंक दिया था। उनस बोला, तुम्हारा मतलब है कि अंदर कोई था? भेड़ वाला बोलता है, जी हाँ साहब, अंदर कोई तो था जो किसी को भी अंदर नहीं आने देता। उनस को आगे भेड़ वाले से बातें करता देख प्रिमी भी पीछे से उनके पास आ जाती है और बोलती है, उनस क्या बातें हो रही हैं? उनस प्रिमी को बताता है, प्रिमी ये भेड़ वाला भी कह रहा है कि उस पिरामिड के अंदर कोई भूत है। प्रिमिस्था उसका हाथ खींचकर उसे धीमे से बोलती है, भूल गए उनस, ये लोग कुछ भी कहानी बना डालते हैं ताकि हम लोग इनकी धरोहर के साथ कोई छेड़खानी ना कर सके। उनस बोलता है, नहीं प्रिमी, ये सच कह रहा है, तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेती? प्रिमी चलते चलते भेड़ वाले के बगल में जाती है और उसे बोलती है, हाँ तो भेड़ वाले, तुम हमारे दोस्त से क्या कह रहे थे कि उस पिरामिड के अंदर भूत है? अब कुछ नहीं मैम साहब, मैं तो बस उन पिरामिड की कहानी बता रहा था। अब आप लोग कोई खजाना लूटने थोड़ी ना आए हैं। प्रिमी बोलती है, हम कोई खजाना वजाना लूटने नहीं आए हैं। उनस उन्हें बीच में टोकते हुए भेड़ वाले से बोलता है, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि तुमने खुद अपने दोस्तों के टुकड़े टुकड़े होते देखा था। भेड़ वाला बोलता है, वो सच है साहब, और जो सोने के सिक्के मैंने जमा किए थे उन्हीं से मैंने ये भेड़ें खरीदी हैं। उनस प्रिमी से बोलता है, देखा प्रिमी, वो सच कह रहा था। प्रिमी बोलती है, हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ कि उन पिरामिड के अंदर खजाना गड़ा हुआ है। हम खजाना लेने नहीं आए हैं, हम तो बस वो किताब लेने आए हैं जो किसी एक पिरामिड के अंदर दफन है, और उस पिरामिड में कोई खजाना भी है इसकी हमें कोई जानकारी नहीं। भेड़ वाला प्रिमी से बोलता है, मेम साहब, शायद आप नहीं जानती कि हर पिरामिड की बुनियाद सोने चांदी हीरे जवाहरातों से बनी होती है। उनस हीरे जवाहरातों का नाम सुनकर फिर से बोल पड़ता है, क्या हर पिरामिड के अंदर हीरे जवाहरात हैं? भेड़ वाला बोलता है, हाँ, और जिस किताब की आप बात कर रहे हैं उस किताब के लिए आपसे पहले भी आप ही की तरह कुछ लोग यहाँ आए थे, पर वापस सिर्फ एक ही आदमी गया, उसके सारे के सारे साथी मारे गए थे। उनस प्रेमी की ओर देखते हुए बोलता है, सुना तुमने, अब बताओ क्या लगता है तुम्हें, क्या हम वहाँ जाकर कोई गलती तो नहीं कर रहे? प्रेमी फिर से उनस का हाथ खींचकर उसे भेड़ वाले से दूर लेकर जाती है और बोलती है, यार उनस, इस अनपढ़ गवार की बातों पे यकीन तो हो रहा है, पर ये पिरामिड के अंदर भूत वाली बात कुछ हजम नहीं हो रही। उनस बोलता है, हाँ तो ये बात तभी हजम होगी जब वो भूत हमारे टुकड़े टुकड़े करके खा जाएगा। देखो मेरी बात मानो तो यहीं से लौट चलो। प्रिमी बोलती है, नहीं उनस, हम किसी भी मनगढ़ंत कहानी पे यकीन नहीं करने वाले। और क्या तुम भूल गए कि सब तुम्हें बेवकूफ़ समझते हैं? ये सही मौका है साबित करने का कि तुम बेवकूफ़ नहीं हो, और भगवान पे यकीन रखो, कोई भूत नहीं होता। चलते चलते वो लोग मंजिल के काफ़ी करीब पहुंच चुके थे, लेकिन वो पिरामिड अभी कुछ 6-8 मील दूर था। सूरज ढल चुका था और अंधेरा होने लगा था, इसलिए उन्होंने वहीं पे तंबू गाड़े और रात बिताने के लिए कैंप लगा लिया। रात में खाना खाकर सभी सो चुके थे, बस प्रिमी टेंट के बाहर आग जला के बैठी हुई थी। भेड़ वाले ने देखा कि प्रिमी जगी हुई है तो वो भी उठकर आग के पास आ गया और बोला, क्यों मैम साहब, नींद नहीं आ रही है क्या? प्रिमी बोलती है, नहीं, मैं सोच रही थी कि तुम दिखने में तो अक्लमंद लगते हो, पर भूत वूत पे विश्वास क्यों करते हो? भेड़ वाला गुस्से से बोलता है, क्या मैम साहब, आपको यकीन नहीं करना तो मत कीजिए, पूरा गांव जानता है उस किस्से के बारे में। 3 दिन तक बेहोश था मैं अपने दोस्तों के टुकड़े देखने के बाद। मेरी लालच की वजह से मेरे दोस्तों की जान गई, अब मैं ही उनके परिवार का गुजर बसर चलाता हूँ। अब आप भी वही गलती कर रही हैं जो मैंने की। उस किताब के लालच में आप भी अपने साथियों की जान गंवाएंगी। भेड़ वाले की आवाज़ सुनकर उनस भी वहाँ आ जाता है और बोलता है, अरे भाई क्या हुआ, धीमे बोलो, सब जाग जाएंगे। भेड़ वाला बोलता है, माफ़ कीजिए साहब, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, उस किताब की लालच में वहाँ जाना आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। बेहतर होगा कि आप लोग यहीं से वापस लौट जाएं। उनस प्रिमी से बोलता है, प्रिमी मेरे ख्याल से ये सही कह रहा है, हमें बेकार में रिस्क नहीं लेना चाहिए, हमें लौट चलना चाहिए। प्रिमी असमंजस में थी कि क्या करे। वो बोलती है, पर कैसे उनस, हम यहाँ तक आ चुके हैं, यहाँ से खाली हाथ जाएंगे तो कॉलेज से निकाले जाएंगे और करियर बर्बाद हो जाएगा। उनस बोलता है, नहीं प्रिमी, हम कह देंगे कि हमें कोई किताब मिली ही नहीं, बाकी साथियों को मैं समझा दूंगा, तुम बस वापस जाने के लिए हाँ कह दो। कुछ देर सोचने के बाद प्रिमी बोलती है, ठीक है, हम सुबह होते ही वापस लौट जाएंगे। इसके बाद तीनों सोने चले जाते हैं। दूसरी ओर शॉन चलते हुए उस टापू के बीचों बीच एक गांव में पहुंच जाता है। सूरज ढलने को है। शॉन देखता है कि वो गांव एकदम उजाड़ पड़ा हुआ है। वहां ना कोई इंसान है, ना ही कोई पशु पक्षी। देखने से लगता है जैसे वो कई हजारों साल पुराना गांव हो, क्योंकि वहां के टूटे घरों की बनावट सदियों पुरानी है।
उस गांव में चारों तरफ रेत ही रेत फैली हुई थी। कहीं कहीं पे पानी भरा हुआ था, उनमें मछलियां तैर रही थी, और कहीं कहीं सूखी जमीन में मछलियां मरी पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो गांव अब तक समुद्र में डूबा हो और कुछ समय पहले ही समुद्र से बाहर निकला हो। तब उसे ख्याल आता है कि कहीं ये 4-5 हजार साल पुराना वीटो विलेज तो नहीं जो समुद्र में दफन हो गया था। डेड सी के पानी का स्तर धीरे धीरे कम हो रहा था, जिसकी वजह से वो गांव उभर कर बाहर आ गया था। रात हो चुकी थी। शॉन एक टूटे हुए घर में जाके जमीन में लेट जाता है और उसकी आंख लग जाती है। आधी रात में शॉन के कानों में एक आवाज आती है, जमीन के नीचे से ऐसी आवाज जैसे कोई सांस ले रहा हो। शॉन अपने कान जमीन में लगाकर आवाज सुनने की कोशिश करता है तो सच में जमीन के अंदर कोई सांस ले रहा था, और धीरे धीरे वो सांसों की आवाज तेज होती गई, मानो जैसे सांस लेने वाला करीब आ रहा हो। अचानक जमीन के अंदर से एक सड़ा हुआ हाथ शॉन के चेहरे के एकदम सामने आया और शॉन की चीख निकल गई, और इसी के साथ उसकी नींद भी खुल गई। वो सपना देख रहा था। वो जल्दी से उठा और उसने खुद को संभाला। सुबह हो चुकी थी। शॉन उस टूटे घर से बाहर निकल ही रहा था कि जूजू कबूतर फुर्र से उड़कर कहीं चला गया। शॉन ने कबूतर की ओर देखा। जिस ओर कबूतर उड़ा था वहां दूर एक आदमी चलता हुआ आ रहा था। वो कबूतर उड़ के उस आदमी के पास गया और उसके कंधे पे बैठ गया। शॉन ने देखा वो आदमी जैक था। शॉन दौड़कर उसके पास गया और उसके गले लग गया। शॉन भावुक होकर जैक से बोला, भाई मुझे तो लगा कि तू मर गया। जैक बताता है, हाँ शायद मैं मर ही जाता। वो मोटी मोटी काई इतनी सख्त थी कि उसने मुझे बाहर निकलने का मौका ही नहीं दिया, और पानी की बेलें मेरे शरीर से ऐसे उलझी हुई थी मानो जैसे मुझे छोड़ना ही नहीं चाहती हूँ। एक एक करके उन बेलों को काटा, फिर उस मोटी काई को चीर कर जब मैं बाहर निकला तब तू बहुत दूर निकल चुका था, पर तू वापस जाने के बजाय डेड सी की ओर क्यों आ गया? शॉन बोलता है, यार मुझे कुछ पता ही नहीं चला। जब होश आया तो मैं यहाँ इस टापू में था। जैक बोलता है, खैर हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ की सारी मछलियाँ मरी हुई हैं। पानी के नीचे कई नावें डूबी हुई थी और कुछ नरकंकाल थे। शायद वो भी यहाँ फिशिंग करने आए थे। ये पानी जहरीला और ख़तरनाक है। फिशिंग करने के लिए यहाँ आना बेकार साबित हुआ और अब वापस भी नहीं जा सकते। शॉन आश्चर्य से पूछता है, क्यों? वापस क्यों नहीं जा सकते? जैक बताता है, हमारी नाव का तला नीचे से सड़ गया है। आने से पहले हमें एक बार देख लेना चाहिए था। पूरी लकड़ी गल चुकी है। शॉन बोलता है, तो फिर अब हम वापस कैसे जाएंगे? जैक बोलता है, चल देखते हैं। दोनों गांव में भ्रमण करते हैं और बड़ी ही बारीकी से एक एक चीज़ को ध्यान से देखते हैं। शॉन बोलता है, जानता है जैक ये कौन सा गांव है? जैक बोलता है, हाँ ये वीटो विलेज है। शॉन पूछता है, तुझे कैसे पता? जैक बताता है, जंगल के पेड़ देखे, ऐसे पेड़ अब नहीं पाए जाते। पेड़ों की ये प्रजाति कुछ ही जगहों में पाई जाती थी और ये हजारों साल पहले विलुप्त हो चुकी है। शॉन बोलता है, हाँ और ये गांव भी बड़ा ही अजीब है। कल रात मुझे एक अजीब सपना आया। एक पल के लिए लगा था कि हकीकत है। मुझे जमीन के अंदर से किसी के सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। फिर अचानक से एक हाथ जमीन से बाहर निकलता है और मेरे चेहरे पे हमला करता है। जैक बोलता है, भूल जा, वो सिर्फ सपना था। चल कुछ खाने पीने का देखते हैं, बहुत जोरों की भूख लग रही है। नाव में रखा सारा खाने पीने का सामान बर्बाद हो चुका है। जैक और शॉन दोनों कुछ खाने का बंदोबस्त करने के लिए गांव में घूमते हैं। उधर मिस्र में सुबह होते ही प्रिमिस्था अपने दल के साथ वापस घर जाने की तैयारी कर रही होती है। सभी अपना अपना सामान बटोरने में लगे हुए हैं। टेंट के अंदर ओनस अपना बैग भरते हुए बोलता है, चलो अच्छा है, अब कम से कम इस धूप में भटकना तो नहीं पड़ेगा। प्रेमी उसको बोलती है, ओए ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये सोचो कि प्रिंसिपल को क्या बोलोगे। ओनस खुश होते हुए बोलता है, ये वहीं जाके सोचेंगे, पहले यहाँ से तो निकलें। इतने में हाथों में पिस्तौल लिए टेंट के अंदर कोई दाखिल होता है। ओनस और प्रेमी चौंकते हुए उसको देखते हैं और उनके मुंह से एक ही बात निकलती है, आप? दोस्तों इस कहानी का अगला भाग जल्दी आएगा। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे सेट कर लें, ताकि जब भी मैं इसका अगला भाग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मुझे सुनने के लिए आपका धन्यवाद।